हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम 8th क्लास की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा? दहन और ज्वाला। इस चैप्टर में हम दहन के बारे में पढ़ेंगे। दहन किसे कहते हैं, दहन वाले पदार्थ जिन्हें दाह्य पदार्थ कहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनसे उत्पन्न प्रकाश, ऊष्मा और जो ज्वाला उत्पन्न होती है उसका विस्तार से अध्ययन आज के इस चैप्टर में हम करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दहन। दहन क्या है? दहन एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें जो पदार्थ जलेगा वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। क्या यानी जो पदार्थ जल रहा है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। तो किसी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये बात हमें पता चले। यह एक रासायनिक प्रक्रम है। क्या है? एक रासायनिक प्रक्रम है कि जो पदार्थ जल जाएगा उससे हम वापस वैसा ही उसके जो गुण धर्म है वो चेंज हो जाएंगे। तो रासायनिक प्रक्रम है, न कि एक भौतिक प्रक्रम है। भौतिक प्रक्रम में क्या होगा, जो पदार्थ जैसे है उसके जलने के बाद में भी उसमें वो गुण मौजूद होंगे, पर इसमें नहीं होगा। जो पदार्थ जल जाएगा उसके गुण क्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है। यानी पदार्थ को जला रहे हैं तो जलने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, जो उसे वायुमंडल से मिलेगी। ठीक है, तो वायुमंडल से उसने ऑक्सीजन ली और उससे अभिक्रिया की और क्या दी? हमें ऊष्मा दी, हीट दी। ठीक है, हीट के साथ साथ में यह है कभी प्रकाश और क्या देता है हमें? प्रकाश और ज्वाला भी उत्पन्न होती है जो दहन जो प्रक्रम है उसमें। ठीक है, तो दहन देख लिया हमें क्या है। दहन एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, और जब ये जल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो वायुमंडल में क्या कर रही है, हमारे जो ग्रीन हाउस गैस है उनमें अपना रोल निभा रही है, यानी जो क्या है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब जो पदार्थ जल रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं? दाह्य पदार्थ, और क्या कहते हैं उनको? ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन भी कहते हैं। यानी जिन पदार्थों का दहन होता है उन्हें दाह्य या ईंधन कहते हैं, और उनसे हमें ऊष्मा मिलती है, प्रकाश मिलता है। और ये जो दाह्य पदार्थ है वो तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी जो स्टेज है पार्टिकल की कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये तीनों फॉर्म में पाया जाता है। जो ईंधन होता है हमारा वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे गैस होती है लिक्विड, और द्रव पेट्रोल वगैरह हो गया लिक्विड फॉर्म में है। ठोस जैसे कोयला, लकड़ी, ये ठोस है, ये सब ईंधन है। क्या है? ये सब ईंधन है। फास्फोरस गैस है और वो क्या है? जलती है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म में पाया जाता है। जो दाह्य पदार्थ है, जो ईंधन है, वो तीनों फॉर्म में पाया जाएगा, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। ठीक है, तो हमने देख लिया दहन किसे कहते हैं और दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है, इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस तीनों प्रकार का हो सकता है। दहन के समय कभी कभी ऊष्मा के साथ ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। जैसे मोमबत्ती को हम जलाते हैं, ठीक है, उसमें जैसे यहाँ पे लगाते हैं तो ऐसे लौ के रूप में जलती है, तो वो प्रकाश उत्पन्न करती है। साथ में वह उसके आसपास हीट भी होगी, ऊष्मा भी उत्पन्न होगी और प्रकाश भी हो गया। ज्वाला के रूप में जला वो, और क्या उसने प्रकाश भी किया और ऊष्मा भी मिली हमें। तो ये क्या हो गया? दहन के साथ साथ कभी कभी हमें प्रकाश भी मिलता है। अब बात करते हैं कि ये जो पदार्थ जलते हैं आखिर क्यों जलते हैं। इनका जो ताप है, जैसे हम कागज को माचिस की तिल्ली के पास में लाते हैं वो फटाक से आग पकड़ लेता है, ऐसे ही अगर हम माचिस की तिल्ली के पास में लकड़ी को लाएंगे सीधी, तो क्या वो आग पकड़ लेगी तुरंत? नहीं। उसको जलाने के लिए हम केरोसिन वगैरह का उपयोग करते हैं ताकि वो आसानी से आग पकड़ ले। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है वो जल्दी जल जाते हैं, और जिनका ज्वलन ताप ज्यादा होता है वो जलने में टाइम, जब तक वो उस ताप तक नहीं पहुंचेंगे वो नहीं जलेंगे। जब तक उस ताप तक नहीं पहुंचेंगे जब तक वो नहीं जलेंगे। यानी ये एक ताप है। हर जो पदार्थ है जो जलता है, दाह्य ईंधन है, उसका एक ताप है। जब तक वो उस ताप तक नहीं पहुंचेगा वो नहीं जलेगा। यानी जलने के लिए एक ताप की जरूरत है कि इस ताप पर वो चीज जलेगी, एक टेम्परेचर जरूरी है। तो उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे?
ज्वलन ताप कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कागज का हो गया, तो कागज का ज्वलन ताप कम है, जल्दी से आग पकड़ लेगा, जल्दी पहुंच जाएगा उस टेम्परेचर पर। लकड़ी है, इनका जो टेम्परेचर ज्यादा होता है, ज्वलन ताप ज्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी से आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। तो ये बात हमें पता चली कि कागज जल्दी क्यों जल जाता है और लकड़ी कोयले को जलने में टाइम क्यों लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वलनशील पदार्थ कौन कौन से हमारे। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, वो ज्वलनशील पदार्थ है। जैसे पेट्रोल हो गया, एल्कोहल हो गया, द्रवित पेट्रोलियम, एलपीजी। एलपीजी आपको पता है, जैसे ही हम गैस का ऑन करते हैं और लाइटर लेके जाते हैं उसके पास में, वैसे ही फटाक से जल जाता है। तो क्या हो गया, इनका जो ज्वलन ताप है बहुत कम है, ये आसानी से जल जाते हैं। उसमें क्या आ गया, पेट्रोल आ गया, एल्कोहल आ गया, द्रवित पेट्रोलियम आ गई और एलपीजी गैस है। ठीक है, तो ये ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वलनशील पदार्थ क्या है, जिनका ज्वलन ताप क्या होता है, बहुत कम होता है, वो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़, जैसे ही हम उसके पास में कोई ज्वाला लेके जाएंगे वो तुरंत आग पकड़ लेगा, यानी वो जल्दी जल जाएगा। उसमें कौन कौन से हैं, पेट्रोल है, एल्कोहल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होगी, द्रवित लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म होगी, जो घरों में सिलेंडरों के रूप में होती है। तो ठीक है, ये ज्वलनशील पदार्थ है, यानी तुरंत आग पकड़, इनका जो ज्वलन ताप है बहुत कम है। दहन देख लिया, दहन एक रासायनिक प्रक्रम है, जो जलता है वो दाह्य या ईंधन होते हैं। ईंधन हमारा तीनों फॉर्म में पाया जाता है, ठोस में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। ज्वलन ताप देख लिया कि ज्वलन ताप जिस ताप पर वो पदार्थ जलता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलनशील पदार्थ क्या होगा, जिनका ताप बहुत कम होगा, यानी ज्वलन ताप जिनका बहुत कम होगा वो क्या होंगे, ज्वलनशील पदार्थ होंगे, यानी जल्दी आग पकड़ लेंगे वो, जैसे ही उनके पास में कोई ज्वाला लेके जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उसको कंट्रोल कैसे, नियंत्रण में कैसा लाया जाए, यानी हमें संरक्षण कैसे मिले उस चीज से, तो उनको बोलेंगे हम अग्निशामक, यानी अग्नि को शांत करने वाले अग्निशामक। इसमें हम जल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं और CO2 का भी प्रयोग करते हैं। जल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जल का प्रयोग हम करते हैं जहां पर जैसे जंगल वगैरह में आग लगती है, घरों में आग लगती है, तो आपको पता है क्या होता है, पाइपों यानी प्रेशर के साथ जल डाला जाता है। जल क्यों डाला जाता है, क्या वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, यानी जो पदार्थ जल रहे हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके जल रहे हैं। तो जल क्या करेगा, उनका जो टेम्परेचर है उसको कम कर देगा, यानी उनका जो ताप था उसको ज्वलन ताप से कम ले आएगा। तो कम ले आएगा तो आग कम हो जाएगी, क्योंकि जलने के लिए ज्वलन ताप तक पहुंचना जरूरी है। अगर ताप कम हो गया तो आग थोड़ी शांत हो जाएगी और जो वाष्प बनेगी वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलने देगी, क्योंकि वो उसके चारों ओर परत बना लेगी। तो वायुमंडल से जो ऑक्सीजन आ रही थी वो उन तक नहीं पहुंच पाएगी। जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन भी नहीं मिली और उनका ताप भी कम हो गया, तो आग शांत हो जाएगी, यानी आग वहां पे कम हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो जल ने क्या किया, वहां पे आग बुझाने का काम किया, तो ये क्या कहलाया, अग्निशामक कहलाया। पर जो हमारे विद्युत यंत्र होते हैं उनमें अगर आग लगती है, मशीनें वगैरह होती है, तो हम जल का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि विद्युत के साथ जल क्रिया करके उसका चालित कर देगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह कर देगा। उसमें जल अगर हो गया तो करंट वगैरह हर जगह फैल जाएगा, तो उसमें जल का प्रयोग नहीं करते हम। वहां पे करते हैं हम CO2 का प्रयोग। क्या करते हैं, CO2 का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया, जल और CO2 क्या है, अग्निशामक का काम करते हैं, यानी जो अग्नि लग गई, यानी आग लगी है तो उसको शांत करेंगे जल और CO2, तो ये क्या कहलाएंगे, अग्निशामक कहलाएंगे हमारे। ठीक है, तो अग्निशामक हो गए जल और CO2। और जल का प्रयोग कहाँ होता है, CO2 का प्रयोग कहाँ होता है, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या है इस चैप्टर में। अब देखते हैं दहन के प्रकार, यानी जो दहन होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तीव्र दहन यानी तेजी से जलेगा, जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया हमारा, ये तीव्र दहन में आएगा। स्वतः दहन यानी अपने आप ही उनमें क्या हो जाती है, जलने लग जाते हैं, दहन की क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे फास्फोरस वगैरह वो कमरे के ताप पर ही जल जाते हैं। ठीक है,
और विस्फोट जब हम आतिशबाजी वगैरह करते हैं तो विस्फोट होता है एक, वो भी एक दहन का प्रकार है। तो दहन के प्रकार देख लिए, तीव्र दहन होता है, सवता दहन हो गया, विस्फोट हो गया। फास्फोरस इसमें सवता दहन में आ जाएगा कि फास्फोर जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उड़ते हैं, तो इनको ना रखने के लिए हमें किसी और प्रक्रम की जरूरत पड़ती है ताकि ये जले ना। अब बात करते हैं ज्वाला। दहन देख लिया हमने, अब बात करेंगे ज्वाला क्या होती है। जैसे हम मोमबत्ती को जलाते हैं, ठीक है, मोमबत्ती को जलाया, ये एक मोमबत्ती है, इसमें यहाँ पे हम जैसे इसके पास में ज्वाला लेके आते हैं तो ये जलती है। इसका जो ये वाला एरिया है सबसे बाहर वाला और ये बीच में, यानी ये अलग अलग प्रकार, आपने मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा, उसकी जो लो होती है उसमें आपको दिखता है बाहर सबसे रेड होता है, फिर बीच में येलो और नीचे जो जिसपे हम जो ज्वाला लगाते हैं स्टार्टिंग में जो बत्ती वगैरह बोलते हैं वो ब्लैक होती है। ठीक है, क्या हो गया, जो सबसे बाहर वाला एरिया होता है वो सबसे गर्म होता है। अगर इसके पास हम कुछ लेके आएंगे तो वो चीज़ जल्दी गर्म हो जाएगी, और जैसे हम ज़्यादा अंदर डाल देंगे यहाँ पे उस चीज़ को तो वो कम गर्म होगी, क्योंकि यहाँ का जो ताप है, यहाँ पे जो क्या हो रहा है, जो दहन हो रहा है उसमें जो गर्माहट है यानी ताप है उसका कम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो जो बाहर वाला एरिया होता है, इस जैसे हम मोमबत्ती के लो के पास में हाथ लेके जाते हैं तो आपको पता है उसमें आपको हीट महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, और जैसे उसको टच हो जाएगा तो एक जलेगा आपका, यानी आपको जो जला देगी। तो जो सबसे और अंदर यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये सबसे गर्म भाग है जो सबसे ऊपर वाला है। फिर बीच में आया ये क्या है, कम गर्म है, और जो सबसे नीचे वाला है जो उसकी जो जिसपे हम ज्वाला या जिसपे हम आग लगाते हैं वो सबसे गर्म होता है। ठीक है, जो ऊपर वाला है उसका पूर्ण दहन हो गया, पूर्ण दहन हो गया तो वो चीज वहां पे ज्यादा गर्म हो गई। जो बीच वाला है उसका दहन आंशिक रूप से हुआ है, कम दहन हुआ है, यानी ये चीज कम जली है और ये वाली चीज जल के ज्यादा वहां पहुंच गई, तो ज्यादा पहुंच गई तो ताप क्या हो गया, ज्यादा उच्च हो गया। और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जिसपे हम सबसे पहले जो बत्ती सी निकली रहती है मोमबत्ती में उसमें आग लगाते हैं तो वो बिना जला हुए पार्ट होता है, और लास्ट में भी आपको पता है वो ब्लैक ही मिलेगा। जब मोमबत्ती जल जाएगी तो वो वाला हिस्सा आपको वैसे का वैसा ही मिलेगा। तो क्या आ गया, ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग कैसा होता है, ये काला, ये पीला, और सबसे बाहरी जो होता है वो नीला होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हीट ज्यादा है, वहां पे हीट ज्यादा होने की वजह से वो क्षेत्र है वो नीला है, और बीच वाला पीला रहता है, और लास्ट में जो सबसे आंतरिक भाग होता है वो काला होता है मोमबत्ती का। तो ये ज्वाला के प्रकार हो गए कि कौन कौन सी है। सबसे ऊपर क्या होगी, सबसे गर्म भाग होगा, बीच में कम गर्म, और सबसे नीचे वाला कौन सा है, सबसे कम गर्म भाग है। मोमबत्ती के ज्वाला के ये क्या है, विभिन्न क्षेत्र हैं कि किस प्रकार से मोमबत्ती में कौन कौन सा एरिया कैसा रहता है, कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा है, कौन सा पूरा जल चुका है और कौन सा नहीं जला है। अब है ईंधन। ईंधन क्या है, जो दहनीय पदार्थ है उनको ही हम ईंधन कहते हैं, यानी जो दहन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जो जलते हैं वो ईंधन है। जो उष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं ईंधन कहलाते हैं। किसके स्रोत है ये, उष्मा के भी है और ऊर्जा भी मिलती है हमें, तो ये किसके स्रोत हो गए, उष्मा और ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है, इन्हें क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, काष्ठ कोयला, यानी काष्ठ लकड़ी होती है, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि क्या है, ये सब ईंधन है हमारे। तो लकड़ी और जो काष्ठ कोयला ये ठोस रूप में है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल ये क्या है, लिक्विड यानी द्रव रूप में है। तो हमने देखा कि जो दाह्य पदार्थ है वो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी होता है। आपने सुना होगा कि जंगल वगैरह में अपने आप आग लग जाती है, तो अपने आप आग कैसे लगती है कि वहां पर जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा हो जाता है, यानी गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि वहां पर जो ताप है वो ज्वलन ताप तक पहुंच जाएगा और अपने आप ही आग लग जाएगी, स्वतः आग। वहां पे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होगी ज्वाला की आग लगने के लिए, जहाँ पे सूखा होता है और आसपास जंगल है, तो इतना तेज वहां पे इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि जंगल वगैरह में अपने आप ही आग लग जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, दावानल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, दावानल बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक जलने का प्रकार है हमारा कि दहन कितने प्रकार, ये स्वतः दहन में दावानल वाला भी आ सकता है कि दावानल किस प्रकार का दहन है, तो ये स्वतः दहन अपने आप जलता है, इसको किसी प्रकार के
टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो ज्वलन ताप तक पहुंच जाएगा, और जैसे ही ज्वलन ताप तक पहुंचेगा तो वो अपने आप आग पकड़ लेगा। आग पकड़ते ही उसमें से उष्मा और ऊर्जा की इतनी ज़्यादा होगा कि वायुमंडल में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो भी क्या है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने में एक प्रमुख कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे बोलते हैं। तो ईंधन देख लिए हमने कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं उष्मीयमान की, यानी ये जो ईंधन जलता है उससे कितनी हमें उष्मा की मात्रा प्राप्त हुई है, ऊर्जा की कितनी मात्रा प्राप्त हुई है, वो क्या कहलाएगा, उसका उष्मीयमान कहलाएगा। और इसका जो मात्रक रहता है, यानी किसमें मापते हैं इस चीज को, उसको मापते हैं किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम में। किलोग्राम यानी उसको किस में लिया हमने, किलोग्राम, इसलिए किलोग्राम आ गया, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ये किसका मात्रक है, उष्मीयमान का मात्रक है। यानी जो ईंधन है हमारे, उनका जो उष्मीयमान है सबका अलग अलग रहता है। जरूरी नहीं है कि सबका उष्मीयमान एक जैसा होगा, किसी से हमें उष्मा ऊर्जा कम प्राप्त होती है, किसी से बहुत ज्यादा प्राप्त होती है, किसी से एवरेज औसत रहती है। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम पूर्ण दहन से प्राप्त उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, उष्मीयमान कहलाती है उस ईंधन का। इसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम, केजी पर केजी, ठीक है, होता है। अब देखते हैं कि जो विभिन्न ईंधन है हमारे, उनके उष्मीयमान क्या क्या रहते हैं, क्योंकि परीक्षा में कई बार इनसे क्वेश्चन आता है। या तो इनको ऐसा होता है कि इनको बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में उष्मीयमान का जो क्रम है इनका उसके हिसाब से किए, या सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन होते हैं उनमें से ऐसे पूछते हैं कि सबसे कम उष्मीयमान किसका है या सबसे ज्यादा उष्मीयमान किसका रहता है। तो इनसे भी कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो इस बात की जो ये सारणी दी गई है इसको भी आप ध्यान रखिए। एग्जैक्ट ना हो तो एक आइडिया हो कि सबसे कम किसका रहता है, बीच में कौन से आते हैं और सबसे उच्च किसका रहता है, वो चीज आप विशेष ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोबर के जो उपले होते हैं उनका जो उष्मीयमान रहता है वो सबसे कम रहता है। यानी उसमें जो हमें उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है वो सबसे कम प्राप्त होती है। इस बात का ध्यान रखिए। कितनी होती है, 6000 से 8000 के बीच में प्राप्त होती है, लगभग 6000 to 8000। अब बात करते हैं लकड़ी की, यानी उपले के बाद में कहाँ पहुंचे हम, लकड़ी पे। उससे बाद में उसका जो क्रम था उष्मीयमान का सबसे कम हो गया गोबर के उपले का, फिर आ गया लकड़ी पे। उसका जो उष्मीयमान रहता है वो 17,000 से 22,000 तक रहता है। कहाँ तक रहता है, लगभग 17,000 से 22,000 उष्मीयमान रहता है लकड़ी का। अब बात करते हैं कोयले का, लकड़ी के बाद कोयले पे। कोयले का जो उष्मीयमान रहता है वो 25,000 से 33,000 रहता है। कितना रहता है, 25 से 33,000। तो देखिए अगर इन तीनों में से आपसे पूछे कि सबसे कम उष्मीयमान, गोबर के उपले का, सबसे ज्यादा कोयले का होगा, लकड़ी बीच में आ गई। अब कोयले से ज्यादा किसका होता है, पेट्रोल का होता है, 45,000। फिर आता है मिट्टी का तेल और डीजल, ये तीनों का लगभग सेम रहता है। पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल, इनका जो उष्मीयमान है 45,000, लगभग तीनों का सेम रहता है। फिर पहुंचते हैं मेथेन में, ठीक है। मेथेन का इनसे ज्यादा रहता है, 50,000। यानी अगर इन चारों से पूछे कि पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, मेथेन में से सबसे ज्यादा उष्मीयमान किसका है, तो मेथेन का आएगा। सबसे कम, ये तीनों सेम है तो ये तीनों आ जाएंगे, मेथेन का सबसे ज्यादा आ जाएगा। अब बात करते हैं सीएनजी की, सीएनजी और एलपीजी। तो सीएनजी का उष्मीयमान एलपीजी से कम होता है, एलपीजी का ज्यादा होता है। तो इन दोनों गैसों में पूछे सबसे कम सीएनजी का, उससे ज्यादा एलपीजी का, 55,000 और इसका है 50,000। यानी मेथेन और सीएनजी का लगभग सेम रहता है, 50,000। एलपीजी का उनसे ज्यादा 55,000। फिर आती है जैव गैस। क्या आती है फिर, जैव गैस। उसका जो उष्मीयमान रहता है वो कितना है, 35,000 to 40,000। कितना रहता है, यानी इनका रहेगा, इनके बीच में आ जाएगा लगभग, यानी कोयला और पेट्रोल के बीच में रहेगा इसका उष्मीयमान। जो जैव गैस होती है उसका उष्मीयमान कोयला और पेट्रोल के बीच में आएगा। कोयले से तो ज्यादा होता है, पेट्रोल से क्या होता है, कम होता है। सबसे ज्यादा जो उष्मीयमान रहता है वो हाइड्रोजन का रहता है, 1,50,000। ठीक है, सबसे कम गोबर के उपले का और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का रहता है। तो ये दोनों बात तो आपको ध्यान रखनी ही है कि गोबर के उपले का सबसे कम और हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा।
अगर लकड़ी की बात करें तो लकड़ी का भी कम रहता है, ठीक है। अगर गोबर के उपले को छोड़े तो सबसे कम किसका हो गया, लकड़ी का हो गया। तो ये बात भी आप ध्यान रखें कि किसका सबसे कम और किसका सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर कोयला पेट्रोल इनसे पूछे तो कोयले का कम रहता है, पेट्रोल का ज्यादा रहता है। और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, हमारा जैव गैस आ जाएगी, ठीक है। इनके उसमें मान हमने देख लिए। इनसे परीक्षा में कई बार सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके क्रम बताइए या सबसे कम और सबसे ज्यादा के बारे में बताइए। अब बात करते हैं ये जो ईंधन जलते हैं तो ये कोई ना कोई हानिकारक पदार्थ बनाएंगे या गैस छोड़ेंगे, यानी इनसे नुकसान भी होता है। इनके जो हानिकारक उत्पाद है उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इनसे हमें नुकसान होता है, जो ये दहन करते हैं तब दहन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं ईंधन के दहन से बने हानिकारक, जैसे लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। यानी अगर ये ऐसे ही रखे हुए हैं, यानी अगर नए जले तो भी क्या करते हैं, कार्बन कण छोड़ते हैं, जो वायुमंडल में जाएंगे और CO2 की मात्रा को बढ़ाएंगे, तो वो ताप बढ़ाएंगे। हमारे जो वायुमंडल है उसका ताप बढ़ा देगी, ताप बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये क्या होगा, लकड़ी, कोयला, जो पेट्रोल ईंधन है वो क्या करते हैं, स्वतः ही कार्बन कण छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक हानिकारक उत्पाद बन गया इनसे। अब बात करते हैं जो ईंधन का दहन होता है, जब ये दहन पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण दहन होता है, तब कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो कि एक बहुत ही विषैली गैस रहती है। इससे कभी कभी इसका जो गैस है ये कार्बन ये बहुत ही विषैली गैस है, अत्यंत विषैली गैस है ये। इससे कभी इंसान मृत्यु भी हो जाती है, यानी इसका जो कारण है मृत्यु तक पहुंच जाता है। आपको पता है कि बंद कमरे में हमें कोयला वगैरह नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी, जो कि एक विषैली गैस है और इससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये एक हानिकारक उत्पाद बन गया। अब है कि कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। जो कोयले और जो डीजल का जो दहन होता है उससे कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। और पेट्रोल के दहन से नाइट्रोजन गैस निकलती है। और ये दोनों ही गैसें वर्षा में मिलके कौन सी अम्लीय वर्षा का कारण बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या बनती है, अम्लीय वर्षा का कारण बनती है, जो भी एक हानिकारक उत्पाद है। तो क्या हो गया, इन जो ईंधन जलते हैं उनसे हानिकारक उत्पाद बनते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। तो कौन कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और अम्लीय वर्षा का कारण भी ये ईंधन और उनका दहन ही है। तो क्या देखा आज के इस चैप्टर में, हमने दहन के बारे में पढ़ा, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, उनके जलने से क्या क्या नुकसान होता है, उनके ऊष्मीयमान के बारे में पढ़ा कि ईंधन का जो ऊष्मीयमान होता है वो क्या होता है और कितना कितना रहता है प्रत्येक ईंधन का ऊष्मीयमान। आज के चैप्टर में वो सब हमने देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।